Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors. काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात का उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि जो इस समय इस क्रूशल टाइम में एक आम एस्पिरेंट के अंदर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उन सवालों का जवाब दिया जाए, आपके साथ थोड़ा वन टू वन कन्वर्सेशन किया जाए, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट और मुझे पता है कि इस समय एक एस्पिरेंट के मन में क्या हलचल हो रही है, किस मानसिक तनाव से हिमाचल प्रदेश का युवा इस समय गुजर रहा है। उस चीज़ को मैं एक बेहतर तरीके से जानता हूँ। काफ़ी दिन का समय बीत चुका है जब मुझे नहीं लगता कि लास्ट हमने जो है वो 2-3 या फिर 1 से 2 महीने पहले जो हमने वो आपस में इंटरेक्शन किया होगा। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ एक वन टू वन कन्वर्सेशन किया जाए, कुछ ऐसे टॉपिक्स को रखा जाए जो कि इन दिनों एक एस्पिरेंट के मन में हिचकोले खा रहे हैं। तो विदाउट फर्दर डिले दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश के आपने किसी भी एग्ज़ाम को आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली आप हमीरपुर जो आपका HPSSC है उसके एग्ज़ाम को आप फॉलो करते थे, उनके एग्ज़ाम आप देते थे, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पोस्ट कोड इसमें मैं मेंशन नहीं करूँगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट कोड का व्यक्ति हो, चाहे वो आपका क्लरिकल हो, चाहे वो आपका स्टाफ नर्सेज हो हमारी, चाहे वो आपके इसके साथ ही आपके जेल वार्डन के पेपर हो, वो सभी एग्ज़ाम जो HPSSC कंडक्ट कराता था उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो ये सभी जो वीडियो है ये सभी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो के एक एक पॉइंट को देखिएगा और अपने साथ जो है समझिएगा, इस वीडियो को अपने साथ जो है वो अपने ऊपर इस वीडियो को लीजिएगा कि आपके और मेरे विचारों में आखिर कितनी भिन्नता है। डालने को मैं भी पिछले 1-2 महीने में जो कुछ हो रहा है उनके ऊपर डेली वीडियो डाल सकता था, न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ सकता था, पर किसी की भावनाओं को कुचल कर वॉच टाइम को बढ़ाना ये अपने उसूल में नहीं है या मेरे उसूल के खिलाफ है। शुक्रगुजार करता हूँ उन यूट्यूब चैनल का भी जिन्होंने हमें अपडेट्स दिए, जानकारी दी, परंतु कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो कि मात्र और सिर्फ कॉपी पेस्ट न्यूज़ को उठाकर चैनल को प्रमोट कर रहे थे, व्यूज़ के चक्कर में स्टूडेंट के जो फीलिंग्स है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो इस समय मेरा थोड़ा इंट्रैक्शन आपसे टूट गया, ताकि मुझे लगा कि यार आखिर इस समय तो मुझे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई और व्यक्ति जो नौकरी में लग चुका है वो इन चीज़ों का स्वाद ले सकता है कि नहीं किसी के ऊपर क्या बीत रही है, पर इस समय जो व्यक्ति इन चीज़ों से गुजर रहा है उसके लिए ये चीज़ें ट्रिगर का काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे सहमत होंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे ऊपर रहेगा कि पेंडिंग रिजल्ट्स कब तक आने की संभावनाएं हैं। देखिए, ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है पेंडिंग रिजल्ट का, और कब तक आने इसकी संभावना है, तो इसके ऊपर हम विचार करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई इधर उधर बात इसमें हम नहीं करने वाले। देखिए, पेंडिंग रिजल्ट के बारे में अगर देखा जाए तो अब जो है वो HPPSC को जो है वो एक तरीके से सौंप दिया है, वर्बली सौंप दिया है। इसके ऊपर विचार करना भी बाकी है, क्योंकि आप HPPSC के ऊपर थोप नहीं सकते हो इसे। ठीक है, सबसे बड़ी पहली बात तो ये। तो पहले HPPSC की हामी भरनी होगी, उनसे वार्तालाप करना होगा, जिनके वहाँ पे जो स्टाफ है उन स्टाफ से भी जो है वो डिस्कशन करनी होगी। तो अब इतना जल्दी ये प्रोसेस आपका नहीं होने वाला है कि कल आपकी जो है स्टेटमेंट आ गई, ऑर्डर आ गए और आज आपका काम शुरू होगा, नहीं। किवायत इसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, माथा 25 में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी का पूरा महीना आपका जो बचे बचे कुछ इतने फरवरी के दिन है उतने में तो आपका खाली डिस्कशन ही चलेगा रोज़ कि होगी या नहीं होगी। तो इतना जल्दी आपके आने के चांसेस नहीं है। मार्च का महीना में अगर बोलूँ तो 31 मार्च से पहले भी कोई संभावना नहीं है आपके रिजल्ट आने की। हो सकता है आपको ये चीज़ें कड़ी भी लगे, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मुझे बोलते हुए भी ये दुख हो रहा है काफ़ी, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से अपने रिजल्ट की तैयारी कर रहा हूँ, रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ। तो मुझे भी ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि अभी इतनी जल्दी पेंडिंग रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक हो सकता है, चांसेस है कि आपको पेंडिंग रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो अप्रैल मई ये आपके 2 मंथ ऐसे हैं जहां पर आपको पेंडिंग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, अप्रैल के स्टार्टिंग से और मई तक
अप्रैल के महीने में भी आपको सारे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनकी सब कुछ हो चुका है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, रिजल्ट निकालना बाकी। 817 की बात की जाए, 903 की बात की जाए, 939 की बात की जाए, 962 की बात की जाए, 839 की बात की जाए, स्टाफ नर्स की बात की जाए, उनको तो अपॉइंटमेंट देना बाकी है। तो जो बिल्कुल एज पर आपके रिजल्ट है, उनके रिजल्ट आपके अप्रैल माह में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी किवायत होगी। कितना टाइम, क्या लिमिटेड स्टाफ निकाल पाएगा समय से पहले रिजल्ट? देखिए स्टाफ बिल्कुल लिमिटेड है, HPPSC के पास भी लिमिटेड स्टाफ है, और उनकी अपनी भी जो है वो रिक्रूटमेंट्स होती हैं। अलाइड अभी आपका आने वाला है, कमीशन आपका जो है वो HS का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह अभी होने हैं, पेंडिंग रिजल्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम आपके हुए हैं, उनके रिजल्ट अब आने। तो ऑलरेडी HPPSC के पास अपना वर्कलोड होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, ऊपर से एडिशनल वर्क जो उनको दे दिया है HPSSC का। तो इसमें इतना समय लगेगा, आप मानकर चलिए मेरी बात, क्योंकि अभी मान लो अगर वो उनको बोला भी जाता है और वो अप्रोच भी कर लेते या फिर हामी भर देते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते कि चलो हम जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे, परंतु फिर भी उस पूरे डाटा को शिफ्ट करना। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो HPPSC की बिल्डिंग के अंदर ही डाटा किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है तो स्टाफ, जो आपका स्टाफ है उसे जो है हमीरपुर ले जाया जाए और वहाँ पर आपके रिजल्ट निकाले जाएं। तो जो कुछ होगा किवायत तो ज़रूर होगी, हलचल इसमें ज़रूर होगी, और जो आज हलचल शुरू हो चुकी है, आज इसके ऊपर जो है वो मंथन हो रहा है, अभी वहाँ पर इसके ऊपर मंथन होना शुरू हो चुका है। तो किवायत ये होगी, या तो आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके जो आपका डाटा है उसे शिफ्ट किया जाएगा, या फिर इम्प्लॉयज़ को जो है आपके वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। हो सकता है स्टाफ की संख्या बढ़ानी पड़ जाए, और सबसे बेहतरीन बात या सबसे जो इस समय लग रहा है, हो सकता है कि जितना भी पेंडिंग स्टाफ था जो कि अभी आपका हमीरपुर में था, उसे ये जिम्मा दिया जाए किसी एक अथॉरिटी के अंडर, या फिर आपका HPPSC का कोई एक जो है ऑफिसर के अंडर उनको रिक्रूट किया जाए, और फिर आपके वो पेंडिंग रिजल्ट को निकालें। अब इसमें बेहतरीन तो आपका ये होता है कि जो आपके पेंडिंग रिजल्ट निकल गए, अब जैसे स्टाफ नर्स की आपकी रिजल्ट निकल चुका है, सब कुछ हो चुका है, ज्वाइनिंग देनी है, तो यार उसमें स्टाफ क्या कर सकता था? वो तो आपका HPSSC भी कर सकता था, क्योंकि आपको डाउट किस चीज़ पर? आपको डाउट इस चीज़ पर है कि जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, आप एग्ज़ाम न करवा के जो पेंडिंग रिजल्ट है उन्हें तो एटलीस्ट आपके HPSSC का स्टाफ निकाल ही सकता था, क्योंकि इंक्वायरी अभी 6 महीने और चलेगी। तो ये तो HPSSC कर सकता है, क्योंकि अगर 60 बंदे आपके जो HPSSC में आपके पड़े हैं, 60 बंदे अगर वो करप्ट होते, तो क्या इस चीज़ की गारंटी है कि वो 60 के 60 आदमी किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर करप्शन नहीं करेंगे? आखिर उन्होंने वहाँ पर भी तो क्लरिकल का ही काम करना है, तो वो वहाँ पर रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे क्या? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा निकल कर आता है। यहाँ पर एक बेहतरीन डिसीजन ये होता है कि जो 60 एम्प्लॉई आपने शिफ्ट करने हैं, जिनको आपने उनकी चॉइस का डिपार्टमेंट देना है कि आप चॉइस दे दीजिए, हम आपको इन में मर्ज कर देते, तो एटलीस्ट उनको पहले उनका काम तो करने दिया होता, जो पेंटिंग जितना भी प्रोसेस था उस प्रोसेस को पूरा कर लिया होता। जिनकी DV थी DV करवा देते, जिनके रिजल्ट थे रिजल्ट निकलवा देते, पेंडिंग जितना भी प्रोसेस देते थे वो करवा लेते। अब ये तो मुझे कोई समझने वाली बात नहीं है कि आपने उन्हें क्या किया कि एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो अगर कोई व्यक्ति एक डिपार्टमेंट में करप्ट है, तो क्या इस चीज़ की गारंटी है कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वो सही हो जाएगा? क्या दूसरे डिपार्टमेंट हरिद्वार हैं क्या? दूसरे डिपार्टमेंट क्या गंगा जी हैं जो वहाँ पे डुबकी मार के वो बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे? तो ये एक जो चीज़ थी ये लंबी चली है, इसकी वजह से होगा क्या? अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? देखिए 31 तक आपके चांसेस नहीं है रिजल्ट के, 31 मार्च तक तो एटलीस्ट, और इस प्रोसेस को लंबा खींचने के लिए ही ये सब किया गया है। कटु सत्य है, जान लीजिए। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मेरे साथ हामी भी ना भरे, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेरी बातें कड़वी लगे। देखिए सच हमेशा कड़वा होता है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर इतनी जल्दी इस प्रोसेस को करना होता, पेंडिंग रिजल्ट्स को बहुत जल्दी फास्ट करना होता, बूस्ट करना होता, तो इम्प्लॉयज़ को कहा जाता, निर्देश दिया जाता है कि आप एटलीस्ट उन रिजल्ट्स को तो निकालिए, ज्वाइनिंग दीजिए, जिन्हें किनकी DV हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उनकी ज्वाइनिंग दीजिए। वो स्टाफ उनकी ज्वाइनिंग दे सकता था वहाँ पर, वो स्टाफ रिजल्ट भी निकाल सकता था। 7 आदमियों को आप शिफ्ट कर रहे हो दूसरे डिपार्टमेंट में, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो करप्ट हैं। अगर वो करप्ट हैं, आपको पता है कि वो करप्ट है, तो उन्हें बाहर कीजिए। उन्हें क्या जरूरत है दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज करने की? और अगर उन्हें काम ही करना है तो क्यों उनको वो काम नहीं दिएगा कि आप पेंडिंग रिजल्ट निकालिए?
कितना स्ट्रेस है लोगों के ऊपर आपको इसका पता भी नहीं है। स्टाफ वहाँ पर बढ़ेगा। हो सकता है HPPSC में उन लोगों को शिफ्ट किया जाए, HPPSC के स्टाफ को बढ़ाया जाए, और ये भी हो सकता है कि HPPSC के जो स्टाफ है उसको, आधे स्टाफ को आपका हमीरपुर शिफ्ट किया जाए। दूसरी बात कि जो भी एग्ज़ाम होने उनका सिलेबस क्या चेंज होगा। देखिए वो सभी एग्ज़ाम जो आप भर चुके हो, जिनके आपके रोल नंबर आ गए थे, जैसे कि आपका JOE 965 था, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम था, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके आपके सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि HPPSC इतना पेन नहीं लेगा कि आपका दोबारा वो सिलेबस चेंज करे उसका, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी थी। अगर आपका सिलेबस चेंज करते हैं तो आप मानकर चलिए कि 2 महीने के अंदर बंदा कैसे तैयारी कर लेगा। अब जो व्यक्ति 70 नंबर का एग्ज़ाम पे पढ़ रहा है, कंप्यूटर के लिए पढ़ रहा है, अगर वहाँ पर सिलेबस चेंज हो जाता है तो तैयारी करने के लिए भैया एटलीस्ट 6 महीने चाहिए उसे। तो जो अभी आपके, समझ लीजिए आपकी जो आपके एग्ज़ाम के रोल नंबर आ चुके थे, जिनके एग्ज़ाम होने थे पोस्ट कोड की, जिनके आपने फीस भर चुके थे, जिनके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी, उनका आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि HPPSC भी इतनी सिरदर्दी नहीं लेगा। उसके पास ऑलरेडी अपना वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा। हाँ, जो आपके आने वाली भर्तियाँ हैं जिनकी अभी रिक्रूटमेंट नहीं आई है, उनका आपका पैटर्न 110% चेंज होगा। अब क्या आगामी सभी एग्ज़ाम HPPSC करवाएगा? देखिए दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये आप मेरी बात मानकर चलिए कि जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिज़ल्ट, और जो आपके एग्ज़ाम होने हैं जिनके रोल नंबर आपके पास आ चुके थे, वो सभी एग्ज़ाम आपके HPPSC ही करवाएगा। परंतु यहाँ पर चीज़ें कि जो नई रिक्रूटमेंट निकालेगी वो आपकी HPPSC नहीं करवाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अपना वर्कलोड होता है। क्लास 2 और क्लास 1 की पोस्ट वही निकालता है, तो उनका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर, क्योंकि उनको मेंस भी करवाना है, इंटरव्यू भी वहाँ पर लेने, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस रहता है HPPSC का। तो नई एजेंसी है, सेंटर के साथ डील आउट किया जा रहा है, SSC के साथ जो है वो डिस्कशन इस बारे में हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको कुछ नया कमीशन या कुछ नई चीज़ देखने को मिल जाए। यहाँ पर कॉम्बाइन एग्जाम हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि SSC की पैटर्न पर रहता है वहाँ पर, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। हो सकता है कि आपकी जितने भी कंप्यूटराइज्ड आपके एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर का आपका सिलेबस आता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आएगा आपका, ठीक है जी, जो है अकाउंट्स आ गया, जो IT आ गया, उसका आपका एक पोस्ट कोड हो सकता है आपका निकाला जाए आने वाले समय में, जिसमें भी जो कंप्यूटर सेक्शन है वो ज़्यादा रहता है, तो उसका हो सकता है एक कॉम्बाइन एग्जाम निकाला जाए, और डॉक्यूमेंट्स और नंबर के बेसिस पे आपको जो है आगे डिवाइड किया जाए। तो ये भी हो सकता है। अब कब तक होने वाले हैं एग्ज़ाम? देखिए जो आपके एग्ज़ाम हैं वो आप मान कर चलिए जिनके रोल नंबर आपके आ चुके थे, वो बात कर रहा हूँ, नई रिक्रूटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो पुरानी रिक्रूटमेंट निकली थी उनके आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है जून तक। जून से पहले कोई संभावना नहीं है, मानकर आप चलिए इसे, कि अगर आपका सपोज कीजिए मार्च तक, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कल भी HPPSC एक्सेप्ट कर लेता है कि हम इनके एग्ज़ाम करवाएंगे, तो भाई उस पूरे डाटा को फैच करना, उस पूरे डाटा से रोल नंबर जनरेट करने, क्वेश्चन पेपर को आपका पैटर्न लेना और पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को छापना, सेंटर्स एलोकेट करने, इसके लिए ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। अब ये बात आप इस तरीके से समझ सकते हो कि रोल नंबर निकालने के तकरीबन, जब आपके रोल नंबर निकल जाते हैं उसके 1 डेढ़ महीने बाद जो है आपका एग्ज़ाम होता है। तो जून भी आप, मुझे नहीं लगता कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा, जून जुलाई इवन अगस्त तक आप मानकर चलिए कि आपके जो है एग्ज़ाम होंगे। अगस्त से पहले आपके कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे जो HPSSC करवाता था, जिनके आप ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कर चुके थे, जिनका आप ऑलरेडी जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, जिनके आपको रोल नंबर आ चुके थे, उनके एग्ज़ाम आपके अगस्त से पहले नहीं होंगे। ठीक है जी। तो क्या इस साल सरकारी नौकरी का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? तो ये एक कटु सत्य है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। मैं बिल्कुल फ्रैंक तरीके से आपके साथ जो है वो डिस्कशन में कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 6 महीने के अंदर जो है हम वो ऐसा मैकेनिज़्म लेकर आएंगे। तो देखिए मैकेनिज़्म आने में अभी समय लगेगा, इतनी जल्दी मैकेनिज़्म नहीं आएगा, उसे पढ़ा जाएगा। अगर आपके सपोज कीजिए पैटर्न को भी चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को भी देखा जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर को, आपका एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो स्ट्रक्चर को चेंज होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। नई रिक्रूटमेंट, मुझे नहीं लगता सितंबर से पहले कोई नई रिक्रूटमेंट आपकी निकल कर आएगी।
HPPSC अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, परंतु जो HPSSC की थ्रू जो नोटिफिकेशन निकलती थी, मुझे नहीं लगता है कि सितंबर से पहले आए, क्योंकि मैकेनिज्म आपका नया मैकेनिज्म बनेगा। फिर वो आपकी पोस्टें निकल कर आएंगी, फिर उन पोस्टों को जो है आपका उस मैकेनिज्म के तहत या उस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद फाइनेंस से अप्रूवल होगा उसका, फिर उनकी नोटिफिकेशन निकलेंगी। 1-1.5 महीना तो आपका एग्ज़ाम भरने के लिए लग जाता है। डेट दी जाती है कि 1 महीने का आपके पास समय है। फिर जब आप एग्ज़ाम भरते तो उसके तकरीबन 2 महीने बाद आपका पेपर होता है, 2 से 3 महीने बाद आपका पेपर होगा। तो 6 महीने का टाइम आप तो आपका ऐसे निकल जाएगा उसमें। तो देखिए, साफ सीधी बात है कि जो आपके पहले एग्ज़ाम जिनके रोल नंबर निकल चुके थे, उनके एग्ज़ाम होने की संभावना आपकी कब है? जून ऑनवर्ड्स में आपके उनके होने की संभावना है। जैसे कि आपका GOIT का पेपर था, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर था, इसके बाद भी कई सारे पोस्ट कोड थे, तो उनके होने की संभावना जून तक है। क्यों? क्योंकि पहले आपके जो प्रीवियस पेंडिंग थे वो आपके उनके रिजल्ट निकलेंगे। जितने भी आपके पुराने बचे हुए पेपर हैं उनके पहले रिजल्ट निकलने हैं, उसके बाद आपका जो है वो नई रिक्रूटमेंट्स आपकी निकलेगी। तो अगर आपका जून तक भी एग्ज़ाम होता है तो 3 महीने आप मान कर चलिए कि रिजल्ट आने में। सितंबर में आपके मान लो रिजल्ट आ गए, उसके बाद टाइपिंग के लिए आपकी कॉल आती है, 1 महीने बाद आपका टाइपिंग के लिए कॉल आती है। अक्टूबर में मान लो आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ रहा है, 2 महीने बाद नवंबर दिसंबर में आपका जो है वो DV के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम देखिए JOIT 965 कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे एग्ज़ाम आपके जून में होते तो अगले साल जनवरी ऑनवर्ड्स में जाकर आपको ज्वाइनिंग होने के आपके चांसेस है, फाइनल रिजल्ट के चांसेस है। तो इस साल ऑलमोस्ट साफ कर दीजिए आप, ये कटु सत्य है, मान लीजिए इस चीज़ को। अगर जैसा मुझे प्रोसेस लग रहा है, जितना स्लो ये प्रोसेस चल रहा है, अगर इस साल भैया पुराने लोगों को ही जिनका सब कुछ क्लियर हो गया उनको ही नौकरी मिल गई तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को जानिए आप। खिलवाड़ यहाँ पर किस वर्ग के साथ किया जा रहा है आप सभी लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या SSC पैटर्न आने वाला है, तो देखिए इसके ऊपर भी किवायत चल रही है। यहाँ पर किवायत चल रही है कि SSC के पैटर्न को यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है, कंसल्टेशन उनसे किया जा रहा है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे कि आपके कंप्यूटर का जिनमें मार्जिन ज़्यादा रहता है, हो सकता है उनका एक एग्ज़ाम आपका किया जाए। जिनके आपके GK सेक्शन रहता है, हो सकता है उसका एक एग्ज़ाम आपका लिया जाए। तो ये आपके चांसेस हैं, इसके चांसेस 110% है। अब किस तरीके से एक बेहतर तैयारी यहाँ पर की जाए, देखिए इस समय देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं उन सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि जो जैसे कि 965 हो गया आपका एग्ज़ाम हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले एग्ज़ाम हो गए, जिनके रोल नंबर आ चुके थे वो सब उसी पैटर्न के ऊपर तैयारी करते रहिए। परंतु वो सभी व्यक्ति जो आने वाली नई रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आप GS के ऊपर फोकस रखिए। आप क्या फॉलो कीजिए, आप HPPSC के पैटर्न को फॉलो कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए GK तो सेम आनी है, अब फ्लक्चुएशन किस में रहेगी? फ्लक्चुएशन रहेगी कंप्यूटर में और रीजनिंग में। इन दो के बीच में आपकी फ्लक्चुएशन रहेगी, कंप्यूटर में और रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। यहाँ पर आपकी फ्लक्चुएशन हो सकता है, आपका एप्टीट्यूड आपका बढ़ाया जाए, चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। पर जो आपकी GS है, सबसे बेहतरीन क्या चीज़ होगा कि आप हिमाचल GK को अपनी इम्प्रूव करो। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे आप GOA का एग्ज़ाम होगा, क्लरिकल का एग्ज़ाम होगा, आने वाला SI का एग्ज़ाम क्यों ना हो, एलाइड का एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पर भाई हिमाचल तो आएगा ही आएगा। तो आप हिमाचल के ऊपर अपना फोकस रखिए। इसके साथ ज्योग्राफी पकड़ लीजिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट चलाइए, हिमाचल रखिए फोकस और साथ में ज्योग्राफी का फोकस रखिए अगर आप न्यू कॉमर्स हो तो। क्योंकि हिमाचल आपका हर एक एग्ज़ाम में आने वाला है, चाहे आपका HPPSC का एग्ज़ाम हो या आपकी जो नई एजेंसी होगी उसका एग्ज़ाम होगा, हिमाचल आने वाला है, आपका स्टेट से पूछा जाएगा। तो हिमाचल को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना। उसके साथ अपना जो आपका GS सेक्शन होता है जिसमें कि आप सपोज कीजिए एक तरह से आप हिमाचल पढ़ रहे हो, दूसरा आप बेहतरीन होगा कि आप ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए साइड बाय साइड, ज्योग्राफी को अपना पूरा कीजिए। क्योंकि मानकर चलिए नई रिक्रूटमेंट तो अभी इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, उनके एग्ज़ाम भी इतनी जल्दी नहीं होंगे, आपके पास बेहतरीन समय हिमाचल को कवर करने का बहुत ही बेहतरीन समय। अब क्या प्राइवेट सेक्टर की तरफ अप्रोच रखनी चाहिए? और इसका एक जवाब देने से पहले मैं आपको पहले बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग को दिल पर इस समय ठेस पहुँचने वाली है मेरी इस बात से, और हो सकता है कि वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना
प्यार भी देते हैं ये सब सुन के। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको सपोर्ट करती है और आपकी एज फैक्टर आपको सपोर्ट करता है तो ही आप इस समय गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, एज आपकी बढ़ रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख कर लीजिए इस समय। क्योंकि 1 साल तक मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा ज्वाइनिंग, इस चीज़ को मान लीजिए आप। अगर आप 29 या 30 के फेरे में हो या 31 के फेरे में हो तो भाई मेरी इस चीज़ को याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख कर लीजिए। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख आप कर लीजिए। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, कटु सत्य है ये इस समय का एक कटु सत्य है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कितना है, और क्यों है? क्योंकि लोग सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। भूख लोगों में गवर्नमेंट सेक्टर की ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। पर क्या उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट निकल रहे हैं? कितने लोगों को नौकरियां मिल पा रही हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी? देखिए आप इस चीज़ को। फ्रस्ट्रेट इस समय हिमाचल का युवा हो चुका है। तो जिस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय सपोर्ट नहीं कर रही है, वो एटलीस्ट यार अपना खर्चा पानी चलाने के लिए तो आप प्राइवेट सेक्टर का रुख कर लीजिए। साइड बाय साइड आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कल को आप हल्के हल्के धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हुए आप कंपटीशन से भी बाहर हो जाओ और फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके पास ना रहे। तो ये कटु सत्य है दोस्तों, कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है और एज फैक्टर आपके पास नहीं है, तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख जरूर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन अपनी छोड़ दीजिए, प्रिपरेशन भी चालू रखिए, परंतु प्राइवेट सेक्टर की तरफ चल जाइए। कि ऐसा ना हो कि 1-2 साल में ना आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाओ और आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाए कि आप मजबूरन आपको जो उस समय प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़े। क्योंकि 1-2 साल अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी लगाते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको हासिल हो ही जाएगा। तो इस चीज़ को मेरे ध्यान रखिए। और गुस्सा होने वाली या नाराज़ होने वाली इसमें दोस्तों देखिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सत्य है, आप सभी लोगों को पता है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन या फिर आपके जो एम्प्लॉयमेंट है उसके क्या हाल है, किस तरीके से देखा जा रहा है इन सभी को। तो ये सभी हमारे कुछ पॉइंट्स थे। और एक चीज़ और कि मैंने जो है अब वो क्या किया है कि शॉर्ट्स के थ्रू आपको डेली या फिर आपको शॉर्ट्स के थ्रू जीके कवर करवा रहा हूँ। तो उन शॉर्ट्स वीडियो को देखा कीजिएगा, वहाँ पर जीके आपकी कवर होती है। कोई फालतू टॉपिक्स उनमें मैं नहीं लेकर आता हूँ, वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए एक तरफ हमारा जो लॉन्ग वीडियो में कंप्यूटर चला रहता है और साइड बाय साइड हम जीके सेक्शन को भी थोड़ा थोड़ा कवर किया करते हैं। व्यूज़ के चक्कर में मैं वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ, बनानी होती मैं दिन छाप लेता व्यूज़ आराम से, न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ पढ़ के वॉच टाइम पूरा कर लेता। मुझे व्यूज़ की भूख नहीं है। सोचा कि आप लोगों से आप आज डिस्कशन कुछ कर लूँ, बातचीत कर लूँ, कुछ ऐसे सवालों के ऊपर डिस्कशन किया जाए जो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आपके मन में भी जो है वो उठ रहे होंगे। तो इसलिए आज मुझे वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा। और अगर आप लोगों का प्यार रहा तो मैं हो सकता है आने वाले समय में जो है वो जीएस को पढ़ाना शुरू कर दूँ, जीएस के ऊपर डिस्कशन हम अपना शुरू कर दें। तो शॉर्ट्स वीडियो को एक बारी ज़रूर दिखिएगा, उसके जैसा शॉर्ट्स वीडियो में आपका दिखाया जा रहा है उसी वे में आपके पास मैं जीएस आपको पढ़ाऊँगा। शॉर्ट वीडियोस की तरह ही मैं आपको जीएस पढ़ाऊँगा, तो उन शॉर्ट वीडियोस को जाकर देखिए। अगर आपको शॉर्ट वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे आप बताइएगा कि सर जीएस पढ़ाना शुरू करवा दो। उसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी होगा और आपका ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी। कोई फालतू बकवास उसमें नहीं की जाएगी। ट्राई किया जाएगा कि इस तरीके से शॉर्ट तरीके में आपको चीज़ें याद करवाई जाए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हेल्दी कॉन्सेप्ट्स के लिए, हेल्दी एजुकेशन के लिए और ईजिएस्ट वे में प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों।